16 फरवरी 2002 की रात 24 साल का नीतीश कटारा अपने दोस्त के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए अपने घर से गाजियाबाद जाने के लिए निकला और फिर इसके बाद वो कभी भी अपने घर जिंदा वापस नहीं लौटा। 3 दिन बाद पुलिस को उसकी लाश बुलंदशहर के पास ही एक हाईवे की साइड पर पड़ी मिली। नीतीश को बहुत ही बुरी तरह मारा पीटा गया था और फिर अधमरी हालत में उसके ऊपर तेल डालकर उसके शरीर को आग के हवाले कर दिया गया। लाश की हालत इतनी बुरी थी कि उसको सिर्फ देखने से ही उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं की जा सकती थी, पर डीएनए टेस्ट ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि ये लाश 16-17 फरवरी की रात को गायब हुए नीतीश कटारा की ही थी। इसके बाद शुरू हुई नीतीश कटारा को इंसाफ दिलवाने की लड़ाई। एक तरफ थी नीतीश की मां 50 साल की स्कूल टीचर नीलम कटारा और दूसरी तरफ थे उत्तर प्रदेश के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जिनको डिफाइन करने के लिए बाहुबली शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पर आमतौर पर बाहुबली शब्द जो किसी पॉलिटिकल लीडर को लुच्चा लफंगा और बदमाश कहने का एक इज्जतदार तरीका है। कौन था नीतीश कटारा और उसको क्यों इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और क्या इस केस में नीलम कटारा अपने बेटे को इंसाफ दिलवा पाई? इसी पर बात करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। नीतीश कटारा एक बहुत ही शरीफ और पढ़ी लिखी फैमिली से आता था। उसके पिताजी आईएएस ऑफिसर रह चुके थे और उसके माताजी एक स्कूल टीचर की जॉब करते थे और उसने खुद भी साल 2001 में आईएमटी गाजियाबाद के बिजनेस स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और अपने कत्ल के टाइम वो खुद भी एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव की जॉब करता था। अब इस केस की सारी कहानी आईएमटी गाजियाबाद से ही शुरू होती है, जहाँ बिजनेस की पढ़ाई करते हुए नीतीश कटारा की मुलाकात हुई भारती यादव नाम की एक लड़की से। ये दोनों साथ ही पढ़ते थे और इन दोनों के इंटरेस्ट भी सिमिलर होने के कारण इनकी नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ती गई और यहीं से इनके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। नीतीश को जानने वाले बताते हैं कि वो एक बहुत ही साफ दिल, शरीफ और आइडियलिस्टिक इंसान था जो अपने हक के लिए किसी के भी सामने खड़े होने की हिम्मत रखता था। पर यहाँ पर जिस भारती यादव नाम की लड़की के साथ उसका रिलेशनशिप शुरू हुआ, उसके परिवार का बैकग्राउंड अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ था। भारती के पिता का नाम था डीपी यादव, जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम था। और यहाँ पर भारती यादव की नीतीश कटारा के साथ दोस्ती के बारे में डीपी यादव के साथ साथ उसके सारे परिवार को पता था और भारती का सारा परिवार उसके नीतीश कटारा के साथ रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा नाखुश थे, क्योंकि उनको लगता था कि नीतीश कटारा एक अलग कास्ट में से आता है और उसके परिवार का सोशल स्टेटस भी उनके बराबर नहीं था। और आगे चलकर इस केस में भारती के बड़े भाई विकास यादव ने पुलिस के सामने ये स्टेटमेंट भी दी कि अगर भारती की शादी नीतीश कटारा के साथ हो जाती तो उनके परिवार की इज्जत को बहुत नुकसान पहुंचने वाला था। यानी कि पूरा मामला ऑनर और ईगो का था। नीतीश कटारा की मौत से पहले के कुछ महीनों में उसको और उसके परिवार को भारती से दूर रहने के लिए धमकियां मिल रही थी। भारती भी अपने परिवार को अच्छी तरह जानती थी और उसने नीतीश के सर पर मंडरा रहे खतरे को भी भांप लिया था, लेकिन फिर भी इन दोनों ने भारती के परिवार से छुप छुप कर मिलना जारी रखा और इन दोनों के फ्रेंड सर्कल में सभी को इनके रिलेशनशिप के बारे में पूरी नॉलेज थी। पर अब जल्दी ही नीतीश कटारा अपने भारती से अलग ना होने के फैसले के लिए एक बहुत बड़ी कीमत अदा करने वाला था, क्योंकि भारती जिस परिवार से आती थी उस परिवार के लिए किसी का कत्ल करना कोई नई बात नहीं थी। डीपी यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत ही बदनाम और डराने वाला नाम था। वो किसी टाइम दूध बेचने का काम करता था और दूध बेचते बेचते एक दिन उसने इलीगल शराब बेचनी शुरू कर दी और डीपी यादव जुर्म की दुनिया में तरक्की करने के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ रहा था। वो सबसे पहले यूपी से विधायक बना, फिर मंत्री बना और 1990s में राज्यसभा का सांसद बन गया। डीपी यादव के ऊपर 9 कत्लों के साथ साथ 3 अटेम्प्टेड मर्डर्स के चार्ज भी थे। इसके अलावा डकैती, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन के साथ साथ एक्साइज, गैंगस्टर एक्ट और टेररिज्म एक्टिविटीज के चार्जेस भी लग चुके हैं। डीपी यादव का पश्चिम यूपी, खास करके गाजियाबाद और बुलंदशहर, इन इलाकों में बहुत ही गहरा असर था और लोगों का मानना था कि यहाँ की पुलिस और जज भी इनके दबाव में काम करते हैं। और डीपी यादव के घर पैदा हुआ उसका बेटा विकास यादव भी छोटी उम्र से ही उसको मिली पावर का इस्तेमाल करके लोगों को डराने धमकाने में लग गया। और विकास यादव का नाम पहले ही इंडिया के एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस में आ चुका था और ये केस था जेसिका लाल मर्डर केस। और जिस वक्त विकास यादव का नाम इस केस में आया था उस वक्त वो पहले ही जेल में किसी और क्राइम के लिए सजा भुगत रहा था और जिस वक्त वो बेल पर बाहर आया उसी वक्त उसकी इन्वॉल्वमेंट जेसिका लाल केस में भी पाई गई। और अब हमारे सामने ये बात क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर नीतीश कटारा की सीधी सादी फैमिली किस तरह के परिवार के सामने खड़ी थी। अब भारती और नीतीश का रिलेशनशिप जो 1998 में शुरू हुआ वो साल 2002 में अपने 4 साल पूरे कर चुका था और फिर भारती के परिवार के द्वारा की जाने वाली दखल अंदाजी के कारण तनाव बढ़ते बढ़ते बात आ पहुंची 16 फरवरी 2002 की रात।
इस रात नीतीश और भारती अपने कई दोस्तों के साथ गाजियाबाद में ही अपने एक दोस्त की बहन की शादी अटेंड करने के लिए गए। ये बहुत ही खुशी का मौका था और शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर यहाँ पर इस शादी में भारती के परिवार के कुछ लोग भी मौजूद थे। इनमें शामिल थे भारती की माँ, उसका बड़ा भाई विकास यादव और उसकी बहन मिताली। अब इस शादी में भारती के परिवार ने उसको नीतीश के साथ खुलकर बातें करते और हंसते खेलते देखा, और ये बात अब उसके बड़े भाई विकास यादव को चुभने लगी थी। शादी में ही मौजूद कुछ मेहमानों का कहना था कि विकास पूरी रात नीतीश और भारती पर नजर रखे हुए था। रात के करीब 12 बजे जैसे ही शादी खत्म होने का टाइम आया, माहौल अचानक बदल गया। विकास यादव अपने कजन विशाल यादव के साथ नीतीश के पास आया और उसको उनके साथ एक ड्राइव पर चलने के लिए बोला। अब यहाँ पर नीतीश के दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था, पर वो बिना कोई प्रोटेस्ट किए चुपचाप इन दोनों के साथ उनकी टाटा सफारी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। और शादी में ही मौजूद कई मेहमानों ने नीतीश को विकास और विशाल के साथ गाड़ी में बैठकर जाते हुए भी देखा, और यही वो पल था जब उसको आखिरी बार जिंदा देखा गया। अब जैसे जैसे टाइम बीतने लगा और नीतीश वापस नहीं आया, वैसे ही उसके साथ शादी पर पहुंचे लोग परेशान होने लगे। नीतीश का एक दोस्त भरत दिवाकर जो उसके साथ ही शादी में आया था, वो काफी देर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन रात बीतती गई और नीतीश का अभी भी कोई पता नहीं था। फिर वो 17 फरवरी की सवेर 3 बजे के करीब सीधा दिल्ली में ही नीतीश के घर पहुंचा, और उसने जैसे ही नीतीश की मां नीलम कटारा को ये बात बताई कि नीतीश विकास और विशाल के साथ कहीं गया है, नीलम को उसी वक्त अंदाजा हो चुका था कि नीतीश अब खतरे में है। उन्होंने उसी वक्त सबसे पहले भारती को फोन किया, लेकिन भारती को भी कोई आइडिया नहीं था कि नीतीश कहाँ है, और वो खुद भी घबराई हुई सारी रात नीतीश के बारे में लोगों से पूछती रही। बातों ही बातों में भारती ने नीलम के सामने इस बात का भी शक जाहिर किया कि शायद उसका भाई और उसका कजन नीतीश को पंजाब ले गए हैं। और अब नीलम को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अगर जल्दी ही नीतीश का पता नहीं लगाया गया तो शायद उसकी जान ना बचाई जा सके। और यहाँ पर डेस्परेट होकर नीलम के द्वारा सुबह के 8 बजे भारती के पिता डीपी यादव को फोन मिलाया गया, और डीपी यादव का भी कहना था कि उसे भी कोई आइडिया नहीं है कि विकास और विशाल उस वक्त कहाँ हैं। और अब नीलम के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो था नीतीश के गायब होने की एक ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट लिखवाने का। नीतीश के गायब होने के सिर्फ 3 दिन बाद ही उसके परिवार का सबसे बड़ा डर सच हो गया। 20 फरवरी 2002 को उत्तर प्रदेश की पुलिस को हापुड़ क्रॉसिंग के पास बुलंदशहर जिले में हाईवे के किनारे पर एक जली हुई लाश मिली। ये जगह शादी वाले वेन्यू से कम 80 किलोमीटर दूर थी। बॉडी इतनी बुरी तरह डैमेज और जली हुई थी कि उसको सिर्फ देखकर ये कहना मुश्किल था कि ये लाश किसकी हो सकती है। उसके ऊपर पहले किसी हथौड़े जैसे ब्लंट ऑब्जेक्ट के साथ हमला किया गया, और फिर बाद में बॉडी के ऊपर तेल डालकर उसको आग लगा दी गई। इसके बाद नीलम कटारा को जैसे ही एक अज्ञात लाश मिलने की खबर मिली, उनको तुरंत शक हुआ कि ये लाश उनके बेटे की हो सकती थी, जिस कारण उन्होंने सबसे पहले एक FIR दर्ज करवाई। और उसके बाद एम्स हॉस्पिटल के फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर TD डोगरा की टीम के द्वारा जल चुके अवशेषों की जांच शुरू हुई। पुलिस ने नीतीश के परिवार वालों के भी ब्लड सैंपल्स लिए और उनके DNA टेस्ट करवाए, और कुछ ही दिनों बाद ये बात क्लियर हो गई कि पुलिस ने बुलंदशहर के पास जो अज्ञात लाश बरामद की, वो 16 और 17 की रात को गायब हुए 24 साल के नीतीश कटारा की ही थी। जिस जगह पर लाश मिली थी, पुलिस ने उसके आसपास जांच करते हुए एक हथौड़ा और नीतीश की रिस्ट वॉच बरामद की। इस केस में हथौड़ा एक मर्डर वेपन माना गया, और नीतीश की घड़ी उसके शरीर से अलग होने का मतलब ये था कि उसकी मौत से पहले वहां पर कुछ लोगों के बीच में स्ट्रगल हुई हो सकती थी। इस केस में फोरेंसिक एविडेंस और नीतीश कटारा की बॉडी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात क्लियर हो गई थी कि उसकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसको किसी प्लान के तहत कत्ल किया गया था। और अंत में उसकी बॉडी को आग लगाए जाना इस कत्ल को छिपाने की एक नाकाम कोशिश थी। अब बॉडी की पहचान हो चुकी थी और मामला मिसिंग पर्सन से बदलकर एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। और यहाँ पर पुलिस का ध्यान सीधा गया विकास यादव और विशाल यादव के ऊपर, वो दो लोग जिनके साथ आखिरी बार नीतीश कटारा को जिंदा देखा गया था। पुलिस ने इनके घरों पर भी छापा मारा, पर ये दोनों घर पर मौजूद नहीं थे, और इनके पारिवारिक मेंबरों ने भी इनके बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पुलिस के द्वारा तुरंत इन दोनों के खिलाफ वारंट इशू किए गए और जगह जगह छापे मारकर इनको ढूंढने का काम शुरू हुआ। 31 मार्च 2002 को पुलिस ने इस केस में एक ऑफिशियल चार्जशीट दाखिल की, जिसमें नीतीश कटारा की हत्या के लिए विकास यादव और विशाल यादव को जिम्मेदार बताया गया था। अब इस चार्जशीट के दायर होने के बाद यादव परिवार के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, और फिर अगले कुछ हफ्ते विकास और विशाल पुलिस से छिपते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहे। पर अब पुलिस भी इस केस में अपनी कार्रवाई बहुत तेज कर चुकी थी, और 23 अप्रैल 2002 को इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस की टीमों ने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव दबड़ा में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब इन दोनों का नीतीश के गायब होने के बाद ऐसे पुलिस से छुपकर रहना सीधा सीधा इस बात की तरफ संकेत करता था कि ये दोनों ही इस कत्ल के लिए जिम्मेदार थे।
और शुरुआती रिपोर्टों में ये बात सामने भी आई कि अपनी गिरफ्तारी के बाद ही ये दोनों जाने पुलिस के सामने इस बात को मान गए थे कि इन दोनों ने ही मिलकर नीतीश कटारा का कत्ल किया था। पर जैसे ही ये केस कोर्ट में पहुंचा, इन दोनों का बयान दर्ज करने वाला इंस्पेक्टर अशोक भदौड़िया अपने बयान से पलट गया और उसका कहना था कि इन दोनों ने कभी भी इस केस में अपने आप को कातिल नहीं माना। और फिर इसके बाद धीरे धीरे ये सच निकलकर सामने आया कि इंस्पेक्टर भदौड़िया का पहले से ही डीपी यादव के साथ एक गहरा नाता था और इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर जो पॉलिटिकल प्रेशर था उसके साइन अब साफ दिखने लगे थे। अब इन दोनों के कन्फेशन से पलटने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकी और जल्दी ही यूपी पुलिस के पास एक ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग आई जिसमें विकास और विशाल को नीतीश कटारा के कत्ल के बारे में बात करते हुए साफ सुना जा सकता था। अब क्योंकि ये ऑडियो टेप एक जुडिशियल कन्फेशन नहीं था, इसलिए इसको कोर्ट में भी पेश नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी पुलिस को इस ऑडियो में से कई ऐसे सबूत ढूंढने में सहायता मिली जिन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। फिर इस केस में एक तीसरा नाम सामने आया और ये नाम था सुखदेव यादव का, जिसको सुखदेव पहलवान भी कहा जाता था। ये आदमी डीपी यादव से ही जुड़ा एक लोकल मसलमैन था और इसने भी नीतीश की हत्या में विकास और विशाल की मदद की थी। पुलिस ने इस आदमी को ढूंढने में काफी टाइम लगा दिया और जब इस आदमी की गिरफ्तारी हुई उस वक्त तक पुलिस का केस विकास और विशाल के खिलाफ काफी आगे बढ़ चुका था, जिस कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर 2002 में ये आदेश दिया कि इस केस में सुखदेव का ट्रायल अलग से चलाया जाएगा ताकि विकास और विशाल का केस डिले ना हो। फिर साल 2002 में ही भारत की सुप्रीम कोर्ट का इस केस में एक बहुत बड़ा फैसला आया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि कोर्ट को डर था कि गाजियाबाद में डीपी यादव की इन्फ्लुएंस द्वारा इस केस को प्रभावित किया जा सकता था और दिल्ली इस केस के लिए एक न्यूट्रल ग्राउंड थी जहां पर पॉलिटिकल दबाव भी कम था और ट्रायल के फेयर होने के चांसेस भी ज्यादा थे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये केस कितनी नाजुक स्थिति में पहुंच चुका था। अब यहाँ पर इस केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो काफी जोर पर चल ही रही थी। इसके अलावा मीडिया ने भी इस केस को पूरी तरह हाईलाइट करने में मदद की। इस केस की कहानी ऐसी थी जिसको अभी तक आमतौर पर ज्यादातर बॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा जाता था, जहां पर एक सामान्य परिवार का लड़का किसी पावरफुल राजनीतिक परिवार की लड़की से शादी करने का फैसला करता है। पर दुर्भाग्य से फिल्मों की तरह इस केस की एंडिंग हैप्पी नहीं थी और अब एक 24 साल के लड़के का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी मर्जी से किसी लड़की से शादी कराने का फैसला किया। और मीडिया में ये केस हाईलाइट होने के कारण पब्लिक का इंटरेस्ट भी इस केस में बहुत बढ़ चुका था, जिस कारण पुलिस भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में कोई भी ढील नहीं बरतने वाली थी। साल 2002 का अंत आते आते पुलिस ने इस केस में काफी ज्यादा फोरेंसिक एविडेंस, शादी में मौजूद गवाह, मर्डर वेपन, धमकी और मोटिव के प्रूफ, ये सारा कुछ आगे इस केस में आने वाले ट्रायल के लिए इकट्ठा कर लिया था। और नीलम कटारा ने भी इस बात का फैसला कर लिया था कि वो इस लड़ाई को एंड तक लड़ेंगी, चाहे ये लड़ाई कितनी भी लंबी चले। इसके बाद विकास और विशाल यादव का ट्रायल शुरू हुआ साल 2003 में। शुरुआत से ही इस केस में होने वाला ड्रामा, डिलेज, गवाहों को डराने धमकाने की कोशिशें, ये सारा कुछ साथ साथ चल रहा था। और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का काम सिंपल था। उन्होंने कोर्ट में ये साबित करना था कि विकास और विशाल ने नीतीश को भारती से चल रहे उसके रिश्ते की वजह से उसको किडनैप किया और फिर उसका कत्ल कर दिया। लेकिन ये काम बोलने को सिंपल था, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में सारे सबूतों और गवाहों को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इस केस में सबसे महत्वपूर्ण गवाह थी भारती यादव। भारती ही इस सारी कहानी का सेंटर थी और उसी के साथ चलते रिलेशनशिप की वजह से नीतीश कटारा ने अपनी जान गंवाई। लेकिन इस केस में भारती भी अपने भाई और कजन के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने से बचती रही। नीतीश की हत्या के सिर्फ 1 महीने बाद मार्च 2002 में उसको पढ़ाई के नाम पर यूके के शहर लंदन भेज दिया गया। इसके बाद कोर्ट के द्वारा उसको 4 साल समन भेजे गए, पर वो कोर्ट में गवाही देने के लिए पेश नहीं हुई। उसके परिवार ने भी वकीलों की मदद लेकर भारती को विटनेस लिस्ट में से निकलवाने के लिए कम से कम 40 एप्लीकेशंस लगाई, लेकिन कोर्ट को मजबूर होकर साल 2006 में उसका पासपोर्ट कैंसिल करना पड़ा। और फिर जब भारती के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हुए, तब जाकर उसने इंडिया आने का फैसला किया। उसके परिवार ने इस बात की भी कोशिश की कि वो लंदन से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक गवाही दे सकती है, लेकिन जज का साफ कहना था कि इस केस की गंभीरता को देखते हुए भारती का कोर्ट में खुद हाजिर होना जरूरी था। फिर साल 2006 के अंत में भारती इंडिया वापस लौटी और इस केस में अब मीडिया का क्रेज इतना बढ़ चुका था कि कोर्ट ने भारती की गवाही को इन कैमरा करने का फैसला किया। मतलब कि जिस टाइम भारती कोर्ट के अंदर गवाही देगी, उस वक्त कोर्ट में जज, वकील और उसके परिवार के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं होगा। और फिर जब नवंबर 2006 में भारती ने कोर्ट में गवाही दी, तब उसका कहना था कि नीतीश कटारा सिर्फ उसका दोस्त था और उनका लव अफेयर नहीं चल रहा था। यहाँ पर भारती ने नीतीश के साथ अपने रिश्ते को छोटा
दिखाने की कोशिश की, पर प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में वो सारे ग्रीटिंग कार्ड्स और गिफ्ट भी पेश किए जो भारती के द्वारा नीतीश को भेजे गए थे। और एक ऐसी ईमेल भी सामने आई जिसमें यह साफ देखा जा सकता था कि भारती उसके और नीतीश के रिलेशनशिप में जो उथल पुथल चल रही थी उसके लिए अपने पिता डीपी यादव को ब्लेम करती थी। प्रोसिक्यूशन ने जो भी सबूत कोर्ट में पेश किए उससे ये बात क्लियर हो जाती थी कि नीतीश और भारती का रिलेशनशिप ही नीतीश की मौत का कारण बना। अब इस केस का ट्रायल जैसे ही आगे आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे करके गवाहों के पलटने का सिलसिला शुरू हुआ। साल 2006 आते आते 4 में से 3 गवाह अपने बयान से मुकर चुके थे। इनमें से एक था रोहित गौड़, जिसकी बहन की शादी अटेंड करने ये सारे लोग गाजियाबाद पहुंचे थे। शुरुआत में रोहित का बयान था कि उसने उस रात नीतीश को विशाल और विकास की टाटा सफारी में बैठते हुए देखा था, पर जब बात आई इस बयान को कोर्ट में रिपीट करने की, उस वक्त रोहित अपने बयान से मुकर गया। बिल्कुल इसी तरह एक पुलिस कांस्टेबल ने भी कोर्ट में अपने बयान को बदलकर नीतीश को उस रात विकास और विशाल के साथ देखे जाने वाली बात से इनकार कर दिया। और अंत में इस केस को सिर्फ एक ही गवाह ने संभाल लिया और इस गवाह का नाम था अजय कटारा। अगर ये एक आदमी कोर्ट में हिम्मत ना दिखाता तो प्रोसिक्यूशन का केस कोर्ट में ढह जाने वाला था। अब इस आदमी का सरनेम भी कटारा होना सिर्फ एक संयोग था और इसका नीतीश कटारा के परिवार के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था। अजय कटारा ने कोर्ट में बयान देते हुए ये बताया कि उसने 17 फरवरी 2002 की रात करीब 12:30 बजे टोल प्लाजा के पास से एक टाटा सफारी को गुजरते हुए देखा। इस गाड़ी का ड्राइवर था विकास और उसके साथ फ्रंट सीट पर ही नीतीश बैठा हुआ था और इस गाड़ी की पिछली सीट पर भी 2 आदमी थे, जिनमें से एक था विशाल और दूसरा था शायद सुखदेव पहलवान। अब कोर्ट में दिया गया ये बयान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि इस बयान में विक्टिम के जिक्र के साथ साथ कातिल और उस गाड़ी का भी जिक्र था जो इस सारे घटनाक्रम में इस्तेमाल की गई। और क्योंकि यहाँ पर अजय एक इंडिपेंडेंट विटनेस था, जिस कारण उसका बयान कोर्ट में बहुत ज्यादा वेट भी कैरी करता था और इसी कारण अजय कटारा भी यादव परिवार के निशाने पर आ गया। साल 2007 में उसने कोर्ट के सामने शिकायत की कि उसको यादव परिवार की तरफ से डराया धमकाया जा रहा था, जिस कारण उसकी सेफ्टी को देखते हुए कोर्ट के द्वारा उसको 4 बॉडीगार्ड भी दिए गए। लेकिन अजय की जान पर खतरा कम नहीं हुआ और एक बार उसको धोखे से किसी मंदिर में बुलवाकर खाने के लिए कुछ ऐसा दिया गया जिसके अंदर जहर मिक्स था, जिस कारण जल्दी ही अजय की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। और जब उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टर ने इस बात की कंफर्मेशन दी कि उसको पॉइजन करने की कोशिश की गई थी। और यहाँ पर अजय को कत्ल करने की इस कोशिश का सीधा इल्जाम लगा डीपी यादव के ऊपर। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद अजय ने कभी भी अपना बयान नहीं बदला और वो कोर्ट में अंत तक अपने बयान पर टिका रहा। अजय के साथ साथ नीलम कटारा और मीडिया ने भी इस केस में कोर्ट में एक फेयर ट्रायल की मांग को लेकर प्रेशर बनाए रखा। नीलम कटारा ने इस केस की हर एक सुनवाई को अटेंड किया और जहां भी जरूरत पड़ी उनके द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। लोगों ने उन्हें एक सिंबल की तरह देखना शुरू कर दिया था, एक ऐसी माँ जो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर लोगों से भिड़ चुकी थी। 6 साल तक इस केस का ट्रायल चलता रहा और इन 6 सालों में लोगों को धमकियां भी मिलती रही और गवाह अपने बयानों से भी मुकरते रहे। लेकिन नीलम कटारा ने एंड तक उम्मीद नहीं छोड़ी और अब साल 2008 के अप्रैल महीने में इस केस का ट्रायल अब पूरा हो चुका था और अब घड़ी थी फैसले की। 28 मई 2008 को इस केस का फैसला आया और दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव को नीतीश कटारा की किडनैपिंग और मर्डर के लिए दोषी माना। और जज का इस केस में फैसला सुनाते वक्त ये साफ कहना था कि ये एक ऑनर किलिंग का केस था और क्योंकि यादव परिवार को नीतीश और भारती का रिश्ता स्वीकार नहीं था, इसी कारण उन्होंने नीतीश की हत्या करने का फैसला किया। इसके 2 दिन बाद 30 मई 2008 को सजा का ऐलान हुआ और दोनों ही दोषियों को उम्र कैद की सजा के साथ 1,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। लेकिन यहाँ पर नीलम कटारा इस सजा से संतुष्ट नहीं थी। उन्हें लगता था कि जिस बर्बर तरीके से नीतीश की हत्या की गई, सजा और सख्त होनी चाहिए थी। इसीलिए जुलाई 2008 में उन्होंने हाई कोर्ट में एक अर्जी दी और मांग की कि दोनों ही दोषियों को मौत की सजा दी जाए। और फिर इसके बाद दौर शुरू हुआ अपीलों का। विशाल और विकास दोनों ने ही अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील डाल दी। उनका कहना था कि उन्होंने नीतीश का कत्ल नहीं किया और उन दोनों को ही इस केस में फंसाया गया है। और जिस दौरान इन दोनों की अपीलों पर सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान इस केस में तीसरे आरोपी सुखदेव यादव का ट्रायल भी पूरा हो गया और कोर्ट के द्वारा उसको भी नीतीश कटारा के कत्ल के लिए दोषी पाया गया और कोर्ट ने उसको भी उम्र कैद की सजा सुनाई। और इस तरह साल 2011 आते आते नीतीश की मौत के लिए जिम्मेदार तीनों ही लोग ट्रायल कोर्ट में दोषी साबित हो चुके थे। और फिर 3 साल बाद साल 2014 में हाई कोर्ट ने भी इस केस पर अपना फैसला सुनाया
और हाई कोर्ट के जज का भी यही मानना था कि ये एक ऑनर किलिंग का केस था और ये तीनों ही लोग इस कत्ल के लिए दोषी थे। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को थोड़ा कम पाया। हाई कोर्ट का कहना था कि जिस तरीके से नीतीश का कत्ल किया गया उसके लिए 14 साल की सजा काफी नहीं थी, जिस कारण विकास और विशाल दोनों की ही सजा को बढ़ाकर 25 साल कर दिया गया और इस केस में तीसरे दोषी सुखदेव यादव को हाई कोर्ट के द्वारा 20 साल की सजा दी गई। और अब हाई कोर्ट के बाद बारी थी सुप्रीम कोर्ट की। यादव परिवार एक बार फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और यहाँ पर नीलम कटारा की मांग थी कि इन तीनों की ही सजा को बढ़ाकर मौत की सजा में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज का मानना था कि ये मामला गंभीर जरूर है, लेकिन ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए इन तीनों को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। इस केस में कोर्ट के फैसले ने इस बात को क्लियर कर दिया कि ऑनर किलिंग जैसे केस बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, फिर यहाँ चाहे क्राइम करने वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी से ही क्यों ना आता हो। और सुप्रीम कोर्ट के साल 2016 के फैसले के बाद नीतीश कटारा का केस भारत की कानूनी इतिहास में एक लैंडमार्क केस बन गया। इस केस के बाद से जब भी ऑनर किलिंग, विटनेस प्रोटेक्शन या जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात होती है तब इस केस का जिक्र जरूर आता है। इस केस ने पहली बार शहरों में होने वाली ऑनर किलिंग को खुलकर सामने ला दिया। यह साफ हो चुका था कि ये केस सिर्फ गाँव या फिर किसी खास कम्युनिटी तक सीमित नहीं थे और कोर्ट के फैसले ने इस बात को भी साफ कर दिया कि परिवार की इज्जत कभी भी किसी की जान लेने का बहाना नहीं हो सकता। इसके अलावा इस केस के स्टार विटनेस अजय कटारा की तारीफ करनी भी बनती थी, क्योंकि इस केस में नीतीश को बहुत करीब से जानने वाली भारती भी कोर्ट में अपने बयान बदल चुकी थी और उसने कोर्ट में नीतीश के साथ अपने रिलेशनशिप को थोड़ा कम करके दिखाने की भी कोशिश की। लेकिन यहाँ पर नीतीश के केस में इंसाफ के लिए एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ जिसका नीतीश के परिवार से कोई भी लेना देना नहीं था और ये इंसान था अजय कटारा। और अंत में इस सारी कहानी की बैकबोन थी नीलम कटारा, जिन्होंने मीडिया की सहायता से इस केस को 16 साल लोगों के मनों में बनाए रखा और नीलम ने इन 16 सालों में तब तक चैन की सांस नहीं ली जब तक उनके बेटे को इंसाफ मिल नहीं गया। इस केस में 3 दोषियों में से एक सुखदेव पहलवान अपनी सजा काटकर बाहर आ चुका है और बाकी 2 जानवर भी जल्दी ही बाहर आने वाले हैं। लेकिन विकास यादव जैसे अपराधी जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही क्राइम करने शुरू कर दिए, क्या वो खुली हवा में सांस लेना डिजर्व करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इस इंसान को खुला छोड़ने से पहले डिस्कशन की जानी चाहिए। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करेंगे। आप इस केस पर अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।